हाय बच्चों, वेलकम यू। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं हाजिर हो गया हूं लेकर के एग्जाम सीरीज। आ गया हूं एग्जाम सीरीज लेकर के, जिसका मैं आपको बहुत अच्छे से अध्ययन कराऊंगा और आप लोग भी बहुत अच्छे से अपना तैयारी करके बैठ लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है। अच्छे से आप मेरे साथ में तैयारी कीजिएगा, ठीक है? तो जो टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं आज की एग्जाम सीरीज। ये आज की एग्जाम सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और ऐसी आज नहीं, ऐसी रोज एग्जाम सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमसे पूछे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज if the dielectric constant of the medium is changed to K2, the electrostatic force between them will be। चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप पूछा इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए ये बच्चों जो है क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएगा अभी, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अध्ययन कर सके आपके साथ में। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोग आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। और जो मैं आपको एग्जाम सीरीज यहाँ पे करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक में आपको मिल जाएगी, जहां से आप क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में भी, और आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपको दोनों में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी मीडियम में दिखाई भी पड़ेगा भी। तो देखिएगा इन्होंने क्वेश्चन क्या हमसे पूछा है, जरा समझ लीजिएगा। देखो इन्होंने क्या पूछा, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझना, समझ आ जाएगा। जैसे भैया यहाँ पे मान लीजिएगा दो चार्ज हैं, एक Q1 एक आपका Q2, ठीक है? स्मॉल r डिस्टेंस पे ये चार्ज रखे हुए हैं। इसमें सपोज कर लो कि दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है? इनके बीच में कोई भी मीडियम भरा है, ये बोले इनके बीच में कोई मीडियम है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भैया, K1 है, K1 है। तब बोले हैं कि इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो कितना है, F है। तो भैया बताओ आप लोग, यहाँ से F होगा कितना इस सिचुएशन में? F भैया यहाँ से होगा 1/4πε0 K1 इंटू में क्या है आपका Q1 इंटू में Q2/r²। इतना ही तो होगा। यहाँ पे चार्ज हमने Q1 Q2 मान रखे हैं, डिस्टेंस मैंने r मान रखी है, और वो बोल रहे हैं कि जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो आपका यहाँ पे भैया K1 पुट कर देंगे, ये कूलम्ब के नियम से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि जो मीडियम यहाँ पे K1 था, ठीक है, जो मीडियम भरा था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, अब उस मीडियम को हटा रहे हैं, कोई ऐसा मीडियम वहां पे रख रहे हैं जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भैया, यहाँ पे K2 है, कितना है K2। तब बोले कि फोर्स कितना होगा, तो उस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि हमारा फोर्स कितना होगा भैया, F डैश होगा। तो भैया F डैश कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4πε0 K2 हो जाएगा, इंटू में आपका Q1 Q2/r², इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपको ये फोर्स F डैश फाइंड करना है वहां पे। तो क्या करना है, इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो निकालेंगे F डैश अपान में F। तो क्या होगा, देखिए भैया जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके जो सेम टर्म है ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। आपका 1/4πε0 यहाँ से और 1/4πε0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे जानते हो? तो यहाँ पे आपका बचेगा, हो जाएगा K1 अपान में K2, ठीक है? तो ये F उधर जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, तो F डैश हमारा हो जाएगा K1 अपान में K2F। तो जब मीडियम ऐसा रख देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 होगा, तब फोर्स हमारा वर्क करेगा K1 अपान K2 इंटू F। तो भैया यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे पास फोर्स जो है वर्क इतना करेगा चार्जेस के बीच में। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमसे ये क्या पूछे। तो देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला है।
देखिएगा पूछा स्फीयर ए एंड बी हैविंग इक्वल masses are given charges plus q and minus q respectively if after charging their respective masses are respectively ma and mb relation of ma and mb will be इक्वल masses are given। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा भैया। देखो आपको यहां पे दे रखे हैं दो स्फीयर इस तरीके से, ये कोई स्फीयर ए है, ये कोई स्फीयर आपका बी है। ठीक भैया, मान लीजिएगा इसका मास क्या है एम ए, इसका मास क्या है बी। ठीक, तो बोले इनिशियली जब इनको चार्ज नहीं किया गया है तब ये है इनका जो मास, स्फीयर ए का मास इक्वल है स्फीयर बी के मास के। मतलब जब किसी को चार्ज नहीं किया गया है तब दोनों का मास क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। अब ये बोलते हैं कि हमारा जो स्फीयर ए था इसे मैंने दे दिया प्लस क्यू चार्ज, जो स्फीयर बी था इसे दे दिया मैंने माइनस क्यू चार्ज। तो अब बताओ एम ए और एम बी में रिलेशन क्या होगा, जब एम ए ज्यादा होगा कि एम बी ज्यादा होगा, इसमें मतलब क्या होगा, आपको रिलेशन फाइंड करना। अब भैया देखिए बताइए, स्फीयर ए को दिया गया है प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, मतलब इस स्फीयर ने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए, ठीक है। और इसको दिया गया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज देने का मतलब ये हो गया कि स्फीयर बी पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तुम भैया बताओ जरा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास जानते हो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। हालांकि ये मास बहुत कम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन पे भैया इतना मास होता है। अब तुम बताओ जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे भैया वो अपना मास भी तो लेकर के जाएंगे, है नहीं, ऐसा थोड़ी अपना वो मास छोड़ जाएंगे अपने आप खुद चले जाएंगे, तो ये अपना वो मास भी तो लेकर के जाएंगे। और इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, है नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन भी आए हैं तो अपना इतना मास भी तो लेकर के आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना इतना मास लेकर के इस पे आएगा। तो जब इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा उसको माइनस क्यू चार्ज दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तब रिलेशन मेरे पास जानते हैं क्या होगा, तो मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, ये रिलेशन होगा वहां पे, समझ गए। तो देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला एम ए इज लेस देन एम बी, बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो क्या होता है, अगर पढ़ते पढ़ते कभी भी ज्यादा बोरिंग से महसूस हो तो अपना कोई फेवरेट सॉन्ग, अच्छा म्यूजिक वाला या फिर जैसा तुम्हें पसंद हो वो सॉन्ग सुन लिया करो, तो उससे क्या होगा, माइंड का जो डिप्रेशन होता है ना हल्का सा कुछ कम होता है, माइंड थोड़ा सा हल्का हल्का सा हो जाता है। मन जब हल्का हो जाता है तो पढ़ने में ज्यादा मन लगता है, ठीक है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एफ न्यूटन acts between two point charges if the charges are placed in a medium of dielectric constant k then the force will be। देखो भैया ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अभी मैंने पढ़ा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताया था ना क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका ये छोटा वाला भैया है, क्या है उसका छोटा वाला भैया, छोटा भैया ना, तो इसको हल करने में थोड़ा सा और आसानी रहेगी। देखो भैया मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो चार्ज, एक तो Q1 और Q2, ये r डिस्टेंस पे स्थित है नहीं। तो भैया अब बताओ इस टाइम पे इनके में कोई मीडियम नहीं है, मीडियम एयर मान लीजिए फिर वैक्यूम मान लीजिएगा, तो भैया बोल रहे हैं इनके में फोर्स कितना लग रहा है F, तो अब इस टाइम बताओ फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपान में और इसका इक्वेशन नंबर भी है इसे 1 मान लीजिएगा। अब बोल रहे हैं कि इनके में कोई मीडियम भर देते हैं और ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, कितना है भैया K। तो अब बोल रहे हैं कि फोर्स कितना वर्क करेगा, तो भैया मान लीजिएगा कि अब फोर्स यहाँ पे F वर्क करेगा, है नहीं,
भाई यहाँ पे कोई मीडियम भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो अब पूछ रहे हैं कि फोर्स कितना वर्क करेगा, तो फोर्स भी मान लीजिए एफ डैश वर्क करेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा फोर्स एफ डैश कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में क्या होगा भैया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किस नंबर हो गए भैया, 2 होगा। आपको एफ डैश फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एफ डैश को एफ से डिवाइड कर दो, मतलब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो। जब भैया डिवाइड करेंगे जानते हो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जानते हो तो क्या होगा, ये हमारे सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 और 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से बचेगा भैया 1/k बचेगा, क्या बचेगा, 1/k बचेगा। अब f इधर भैया डिवाइडेशन में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां से हमारा f डैश कितना हो जाएगा, f डैश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, f/k निकलेगा। तो भैया आप देखिएगा आपका ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर 3 वाला है, f/k बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो ये तो आप बहुत समझ गए होंगे आसानी से। अब ये देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अ चार्ज हॉलो स्फीयर डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको करिएगा मजा आ जाएगा। देखो भैया क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला है। देखो क्या बोले, अ चार्ज हॉलो स्फीयर, भैया एक स्फीयर है, एक क्या है, स्फीयर है, और कैसा, हॉलो स्फीयर मतलब एक खोखला गोला है। मान लीजिएगा इसको भैया प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो ये चार्ज क्या होगा, क्योंकि खोखला गोला है हॉलो स्फीयर, तो इसके सरफेस पे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिएगा तो ये आपको पढ़ा रखा है कि पॉजिटिव चार्ज जहां पर भी होगा तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा, मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है नहीं। तो यहाँ पे जो आपका स्फीयर ये भी खोखला गोला है, एक मतलब खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर से बोलते हैं। तो इसको चार्ज दिया गया तो इसके सरफेस पे समान रूप से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है नहीं। तो अब बाहर मान लो यहाँ कहीं पर, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मान लो कोई पॉइंट आपका P पॉइंट है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर भी होगी। और आगे दूरी बढ़ेंगे तो मान लो यहाँ पर मान लो आपका कोई पॉइंट Q है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। क्यों जानते हो, क्योंकि जो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, तो वहां से निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, जानते क्या होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि इंटेंसिटी हमारी होगी वहां पे, लेकिन क्या डिस्टेंस जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ज्यादा होगी, Q पे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, बट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बाहरी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। आपको क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि इंटरनल कि अपने किसी आंतरिक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या फिर नहीं करता। तो क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इसके अंदर कोई पॉइंट भी या P है, क्या है, P है, वो आपका स्फीयर है, इसका कोई सेंटर भी होगा। तो मानते हैं इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमारा कोई पॉइंट P है। तो अब क्या करेंगे, हमें इसके पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, जो हमने रेडियस r मानी ना ये, तो इस r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। एक हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है, फाइंड कर लिया। अब आप लोग बताओ क्या इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, चार्ज है, नहीं है ना। तो इसके अंदर भैया कोई भी चार्ज नहीं है। अरे सपोज कर लो कि चार्ज Q डैश है, मतलब Q डैश जानते हो यहाँ पे क्या है, Q डैश मतलब नहीं है, Q डैश क्या है आपका 0 है, लेकिन अभी हमने मान रखा। तो भैया अब यहाँ पे लगा दीजिए गॉसेस थ्योरम, क्या लगा दीजिएगा, गॉसेस थ्योरम। तो भी गॉसेस थ्योरम क्या है, इस जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया r रेडियस का, इससे निकलने वाला फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, है नहीं। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, मान लीजिएगा इसका एरिया कितना है, A है यार,
क्या है, ए है। तो इसकी डेफिनेशन से आ जाओ। तो ये हमने पढ़ रखा कि फाई क्या होता है, ई इंटू ए बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, है नी। अच्छा ए क्या होगा, इसकी अगर रेडियस आर है तो ए क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है नी, हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्फीयर होगा तो इसका क्या होगा, ये एरिया होगा। तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अब आप लोग बताओ यहां से क्यू डैश भी हमारा क्या है, जीरो। क्यू डैश है क्या, क्यू डैश है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस बनाया ना, इसके द्वारा इनक्लोज किया हुआ चार्ज, लेकिन इसने तो कोई भी चार्ज इनक्लोज किया ही नहीं है, मतलब क्यू डैश क्या है, जीरो। क्या है, क्यू डैश क्या है, जीरो। तो जब क्यू डैश जीरो है तो आप लोग बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये क्या हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कोई भी खोखला गोला अपने आंतरिक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब एक हॉलो स्फीयर अपने इंटरनल पॉइंट, एट एन इंटरनल पॉइंट, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर, एट एन इंटरनल पॉइंट। ओके, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। जाओ भैया आ जाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन भैया, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। अरे यूनिट पूछी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी यूनिट पूछी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछी भैया, जानते हो, यूनिट पूछी है, किसकी यूनिट पूछी है, पूछी ना, पूछी है आपसे भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी पूछी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पूछी है। मतलब वैद्युत फ्लक्स की आपको क्या बतानी है, यूनिट बतानी है। वैद्युत फ्लक्स का आपको मात्रक बताना है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं भैया। तो आ जाओ, इसकी डेफिनेशन से आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ रखा था, वहां से मैथमेटिकली मैंने एक रिलेशन निकाला था, फाई इज इक्वल टू ई। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया, जहां से फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं, पास होती हैं। क्या होती हैं, फील्ड लाइंस हमारी क्या होती हैं, पास होती हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट फाइंड करने के लिए हमें इसका यूनिट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ए का चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी भी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम होती है, और एक होती है वोल्ट पर मीटर होती है। अब अभी आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर होती है। अभी आपको आगे बताएंगे क्यों होती, मतलब कैसे होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भैया, इसकी यूनिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां पुट कर दीजिए भैया, वोल्ट पर मीटर इनटू ये भैया एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। इसके स्क्वायर से ये वाला मीटर कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, वोल्ट इनटू मीटर। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर बच्चा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, वोल्ट इनटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी आपकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट इनटू मीटर होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड वाला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो भैया अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछ रहे हैं, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडी r and r इक्वल द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इच। देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो भैया क्या करना, आपको आपसे पूछा के सारा बता दे आपको, ये पूछा कि यहाँ पे आपको दो स्फीयर दे रखे हैं, स्फीयर बना नहीं है, स्फीयर लगता नहीं ना, लगना भी तो चाहिए कि स्फीयर है, अभी नहीं बना, कोई बात नहीं, समझ लो स्फीयर है यार, ठीक है। ये बड़ा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, सेम है, सेम साइज के हैं, ठीक है।
तो दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, या इसकी भी रेडियस कितनी है, r है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, दो आपके क्या है, स्फीयर है जिनकी रेडियस क्या है, सेम है और कितनी है, r है। और ये भी बोल रखे हैं कि इन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, या इसका भी सेम है, इसका भी क्या है, सेम है। सिग्मा से लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा है, और इसकी भी क्या है, सिग्मा है। अब पूछा है कि इनके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उनका रेशियो क्या होगा, उनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो भैया मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भैया होगी E1 होगी, इसके सरफेस पे क्या होगी, E2 होगी। ठीक है, अब देखिएगा भैया हमने इसके पहले गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपको पढ़ाया है कि जब कोई थिकनेस वाली प्लेन शीट हमारी थी उसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ी इसकी थिकनेस ज्यादा थी, मतलब इसकी मोटाई कुछ थी। ठीक है, तो इसके कारण मैंने किसी पॉइंट पी पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी तो भैया वहां पे निकल के आई थी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, अगर मान लीजिए बिल्कुल कोई प्लेन शीट होगी, क्या हो, बिल्कुल इससे प्लेन मतलब जिसकी क्या है, वेरी थिन शीट, यानी कि बहुत ही पतली अगर शीट, जैसे मान लीजिए आपका कागज ही है, ठीक, बहुत ही पतली शीट अगर है तो उसके कारण अगर हम निकालेंगे, ठीक है, उसके कारण अगर किसी पॉइंट पे अगर हम निकालते हैं, ठीक, तो निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। बट अगर कोई प्लेन शीट हमारी ऐसी है जिसकी थिकनेस कुछ ज्यादा है तो उसके कारण निकालेंगे तो ये ई निकल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो सेम देखिएगा वैसे ही आपका यहाँ पर भी जो स्फीयर आपका है तो भैया इसकी थिकनेस तो होगी, रेडियस इसकी 8 है तो इसकी थिकनेस तो काफी ज्यादा होगी ना। तो इसके भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे वो E1 जानते हो कितनी होगी, सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ पर E2 कितना होगा जानते हो, ये होगा सिग्मा 2 अपान में एप्सिलॉन 0। बट देखिएगा उसने पहले बोल रखा कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी दोनों की क्या है, सेम है, मतलब क्या है, सिग्मा हमने मान रखी, तो सिग्मा यहाँ पर भी होगा, सिग्मा यहाँ पर भी होगा। निकालना है आपको रेशियो, तो भैया आपको E1 यहाँ से आपके पास क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सेम उसके लिए क्या हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। तो भैया इनका निकालना है आपको रेशियो, तो E1 अपान E2 कर दीजिएगा यहाँ से, तो क्या निकलेगा, सेम चीज है तो कट जाएगी, तो कट के कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा E1 रेशियो E2 कितना मिल जाएगा आपका, यहाँ से मिल जाएगा आपका 1 रेशियो 1 मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो होगा, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल लास्ट वाला 1 रेशियो 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका है। तो उम्मीद है आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपका, बहुत ही मस्त क्वेश्चन रखा है। इन अ चार्ज सिस्टम चार्ज Q1 and Q2 are at some distance. Another charge Q3 is brought near to the system. Force offered by charge Q1 and Q2 will be. चार्ज सिस्टम Q1 और Q2 some distance पे हैं, Q3 is brought near to the system. Force offered by charge Q1 and Q2. देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रखे भैया जरा समझिएगा। देखो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि दो चार्ज हमारे पास हैं, एक तो Q1 है और एक क्या है, चार्ज हमारे पास Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। मान लो भैया सपोज कर लो कि R दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये एक सिस्टम बना रहे हैं, चार्ज Q1 और Q2 एक सिस्टम बना रहे हैं। अब ये बोला कि इस सिस्टम के नजदीक एक चार्ज Q3 लाया जाता है, एक चार्ज Q3 लाया जाता है। भैया मान लीजिएगा एक चार्ज जो है Q3 यहाँ पे भैया लाया गया, तो वो बोला है कि जो Q1 है Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक, कितना फोर्स अप्लाई करेगा। देखिए भैया समझिएगा, हम इसकी बात पहले बाद में कर लेते हैं, पहले इसकी बात हम बाद में कर लेते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखो इस टाइम पे मान लो, देखो ये चार्ज दोनों ही पॉजिटिव आपके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा भैया क्या लगाएगा, हाँ तो देखिए भैया यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 रखे हैं, तो भैया Q1 जो Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो भैया दोनों प्लस के हैं, तो भैया इस पे जो फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी F21,
मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, यानी कि चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1, तो F21 की डायरेक्शन उधर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। अब आप लोग बताइए, यहां से जब हम निकालेंगे F21 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी भैया, K Q1 Q2 अपान R²। अब आप लोग बताएं, एक चार्ज Q3 को इनके पास लाया जाता है, इस सिस्टम के पास लाया जाता है, तो अब आप बताएं क्या इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो कुछ घटी या बढ़ी, कोई चेंज हुई? नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या Q1 और Q2 की वैल्यू चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। क्या इनके बीच जो मीडियम था वो मीडियम बदला? नहीं बदला। तो अब आप बताओ, तो Q1 जितना फोर्स लगा रहा था वो अभी भी उतना ही तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ना तो Q1 Q2 की वैल्यू बदली, ना ही मीडियम बदला, ना ही डिस्टेंस बदली। जब कुछ नहीं बदला तो यहां पे बताओ हमारा फोर्स कैसे बदल जाएगा? ठीक है, तो Q1 जितना फोर्स पहले लगा रहा था उतना ही फोर्स अब भी लगाएगा। चार्ज Q3 को इसके पास लाने से इसके द्वारा लगाए गए फोर्स पे कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब आपका यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा भैया थर्ड वाला। वैसे भी आपको चीज बता दूं, एक आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बता देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये चार्जेस के संबंध में होता है। तो आपको बता देते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the force between any two charged particle is independent of all other charges in universe। तो भैया सुपरपोजिशन का भी ये प्रिंसिपल है, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस इन यूनिवर्स। भैया तो इस प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा था, जो फोर्स वर्क करता है वो फोर्स यूनिवर्स में किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो इस सिस्टम के नजदीक चार्ज लाने से या ना लाने से इनके बीच जो फोर्स वर्क करता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये पूछ रहे हैं टू चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at some distance from each other, the ratio of forces acting on these charges is। देखो यहाँ पे क्या बोल रखे हैं कि आपको बता दें, ये दो चार्जेस दिया है आपका, एक है +1 माइक्रोकूलम और दूसरा दिया है +4 माइक्रोकूलम। ठीक है, हाँ भैया, तो ये दो चार्जेस हमारे रखे हुए हैं। सपोज करो ये ए पॉइंट पे है, ये है हमारा बी पॉइंट पे। तो भैया ये +1 माइक्रोकूलम इस पे फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये फोर्स भैया लगाता है FBA। देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक। तो इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जाएगा उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। सेम ऐसे ये +4 माइक्रोकूलम का भी इस पे फोर्स लगाएगा ना, तो उसकी डायरेक्शन भैया इधर की ओर होगी। तो ये क्या होगा आपके पास में, ये हो जाएगा FAB। इसे बोलेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसे बोलेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो देखिएगा भैया यहाँ पे हम दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं FAB।
एफ ए बी। तो जब एफ ए बी भैया निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एफ ए बी कौन लगा रहा है इसमें फोर्स? वो लगा रहा है ना। तो के 4 इंटू 1 अपान में डिस्टेंस कितनी है, कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी, आर मान लीजिएगा। तो यहाँ पे आर का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 4 के अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर भैया फर्स्ट हो गई। सेम ऐसे ये वाला फोर्स उस पे लगा रहा एफ बी ए, तो भैया आप यहाँ से एफ बी ए निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा के इंटू 1 इंटू 4 अपान आई स्क्वायर। तो 4 बन जा 4, तो ये भी हो जाएगा 4 के स्क्वायर अपान नहीं 4 के होगा यहाँ से 4 के अपान आई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर आपको निकालना क्या है एफ ए बी और एफ बी ए का रेशियो। तो क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिएगा आप दोनों सेम चीजें यहाँ पे, जब सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। कितनी वैल्यू इनकी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ से आपका एफ ए बी रेशियो एफ बी ए कितना मिलेगा आपको 1:1 मिलेगा। तो आपका 1:1 वाला जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर 1:1 होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछे हैं एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज। देखो एसआई यूनिट किसकी पूछी भैया, एसआई यूनिट ये भैया पूछी एप्सिलॉन 0 की। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन 0। तो इसकी निकालनी आपको यूनिट। तो भैया सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आप आ जाइएगा जहां पे आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, सब लोग जानते हैं। तो भैया कूलॉम्स लॉ जब हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो हमारा फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक वो क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मान लो चार्ज हमारे Q1 Q2 है, तो Q1 और Q2 डिस्टेंस R है, तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना फोर्स वर्क करता है दो चार्जेस के बीच में, एक कूलॉम्स लॉ हमारा यहाँ से। तो इसमें आपका एप्सिलॉन 0 का टर्म आया है, तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 की हम क्या करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो भैया एप्सिलॉन 0 को इधर ले आओ तो आपका फोर्स उधर चला जाएगा ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 बराबर आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान में क्या होगा 4 पाई F R स्क्वायर। देखो यूनिट हमें मुझे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो 4 पाई है ना, तो 4 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म की कोई यूनिट नहीं होती है ना। तो क्या करेंगे, हमें इसकी यूनिट फाइंड करनी है, तो हमें चार्जेस की यूनिट चाहिए, फोर्स की चाहिए, डिस्टेंस की चाहिए। तो भी यहाँ पे ऊपर हमारा ये चार्ज है ना, इसकी यूनिट क्या होगी जानते हो, कूलॉम। क्या होगी, कूलॉम। इसकी यूनिट क्या होगी भैया, कूलॉम होगी। नीचे हमारा क्या, फोर्स की यूनिट क्या होती है भैया, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है। इसका स्क्वायर तो क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भैया बताइए, कूलॉम इंटू कूलॉम क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कूलॉम का स्क्वायर है, न्यूटन ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 1 हो जाएगी, मीटर ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया, यहां से इसकी दिया एसआई यूनिट, क्या है, एसआई यूनिट मैंने फाइंड कर ली। तो ये इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। अब देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जानते हो क्या, अगर मैं इसकी निकाल लूं यहां से डायमेंशन, क्या निकाल लूं, इसकी मुझे डायमेंशन, अगर मान लीजिएगा इसकी डायमेंशन पूछी जाती है तो उसकी मैं आपको डायमेंशन बताऊं कैसे आप निकालेंगे। देखो ये आपके पास क्या है, कूलॉम। ठीक है, यहाँ पे आपका चार्ज क्यू है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो इसकी भी यह जानते हो डायमेंशन क्या होगी, 80 क्या होती है, 80। इसकी क्या होगी भैया, 80 क्या होगी, 80 होगी। नीचे हमारा क्या है, फोर्स है ना, ये फोर्स, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है जानते हो, ML T की पावर माइनस में 2। नहीं पता तो याद रखिएगा। डिस्टेंस इसकी क्या होती है जानते हो,
क्या होती है एल, क्या होती है एल, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपर हमारा हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे मेरे पास क्या आप लोग जानते हो एम, ये एल और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। और टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 2 ही रहेगी। सबको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एम की पावर हो जाएगी माइनस में 1, एल की पावर हो जाएगी माइनस में 3, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर हो जाएगी भैया प्लस में 2 और ये 2 प्लस क्या हो जाएगी, टी की पावर हो जाएगी 4 और ए की पावर रहेगी 2। तो ये हमने इसकी क्या निकाली भैया जानते हो, इसकी निकाल दी डायमेंशन। अब अगर आपसे अगर पूछ देता है कि इसकी एप्सिलॉन जीरो की एम के सिस्टम में यूनिट लिखिए, पूछ देता है अगर आपसे कि एप्सिलॉन जीरो की एम के सिस्टम में यूनिट लिखिए, तो आप क्या करेंगे, आपने जो डायमेंशन निकाली ना, डायमेंशन को बदल दीजिएगा यहाँ से। आपका भैया ये कैपिटल एम है, ये किसके लिए यूज होता है, मास के लिए ना, किसके लिए जो होता है, मास के लिए। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर माइनस में 1। ये किसके लिए होता है जानते हो, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भैया मीटर, तो मीटर की पावर माइनस में 3। टी आपका होता है टाइम मतलब सेकंड, तो क्या हो जाएगा सेकंड की पावर 4, और ये होता है एम्पियर, तो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इसकी एम के सिस्टम में यूनिट। तो यहां से इसकी आपने एसआई भी फाइंड कर ली, डायमेंशन भी फाइंड कर ली, और एम के सिस्टम में इसकी यूनिट भी फाइंड कर ली। तो यहां से मैंने आपको 3 बातें एक्स्ट्रा और बता दी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, दे रखा है अ चार्ज q is placed at the midpoint of the line joining to equal charges q, the system of these 3 charges will be in equilibrium if the value of will be। ये भैया बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आज की सीरीज का सबसे मस्त क्वेश्चन तो यही है, इस क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा। हालांकि इससे भी मस्त मस्त क्वेश्चन है बहुत अच्छे, जब आप जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मजा तो तब आता है, असली मजा तो तब आता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी इस सीरीज का आज ही बहुत मस्त क्वेश्चन है। जरा देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखे भी, ये बोल रखा है कि 2 चार्ज, एक ये चार्ज क्यू और ये एक चार्ज हमारा ये क्यू, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सपोज कर लो ये ए पे रखा है, ये मान लीजिए भैया बी पे रखा है। तो बोल रहे हैं कि एक चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू है जो इनके मिड पॉइंट, मान लो मिड पॉइंट सी है, मिड पॉइंट पे रख दिया जाता है। तो अब बोल रहे हैं कि अगर ये पूरा चार्ज सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, तो इस क्यू की, तो आपको इस क्यू की भैया वैल्यू निकालनी है। इस क्यू की वैल्यू क्या, ठीक है। तो भैया मान लीजिएगा ये डिस्टेंस क्या है, x है। जब ये डिस्टेंस ये x है, चूंकि इससे मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी ना। यानी कि AC और BC डिस्टेंस क्या होगी, हमारी सेम होगी। और ये आप समझिएगा यहाँ पे, अगर ये चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, 3 चार्जेस का जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहाँ पे प्रत्येक चार्ज पर लग रहे सभी नेट फोर्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए, नहीं समझे, मतलब अगर ये चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो प्रत्येक चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है उस नेट फोर्स क्या होना चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए, है नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे ए पे चार्ज क्यू है, इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पे भी नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें तो यहाँ पे इस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी, तो मान लेते हैं कि बी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, 0 है। तो ये देखिएगा, तो इस क्यू पे ये वाला भी तो क्यू फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स भैया होगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा, एफ बी ए, क्या होगा, एफ बी ए। भैया दोनों ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये उधर लगाएगा फोर्स एफ बी ए, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लगाएगा। अब यह क्यू वाला भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, कि नहीं लगाएगा। अब ये क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स लगाएगा, है नहीं। अब मान लीजिए क्यू इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, एफ बी सी क्या लगा रहा है, एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब रुको यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई जा रही है, जानते हो गलती क्या, अगर नेट फोर्स बी पे 0 है तो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए एफ बी सी आपका इधर नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर है, किधर है, इधर है, ठीक।
तब एक बात होगी, जानते हो क्या, तब एक बात ये होगी, तब ये वाला चार्ज हमारा निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव। अगर ये निगेटिव नहीं होगा, अगर ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स उस डायरेक्शन में जाएगा। जब उस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, एफ बी सी भी उधर जाएगा, तो एफ बी सी और एफ बी ए सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो क्यू पे नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। मतलब एफ बी सी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तब ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपका ये क्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। मतलब आपका ये जो चार्ज है क्यू, ये क्या होगा? निगेटिव होगा। आप एक बात यहां से निकाल रहे हैं। अब ये देखेगा यहाँ पे नेट फोर्स क्यू पे क्या है? नेट फोर्स क्यू पे भैया क्या है? जीरो है। अच्छा, नेट फोर्स आप जब निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? जानते हो कैसे निकालेंगे? एफ बी ए माइनस में क्या करेंगे? एफ बी सी करेंगे, करेंगे ना करेंगे? अच्छा, ये क्या आपका जीरो है, ये क्या है? जीरो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एफ बी ए माइनस में एफ बी सी, या फिर ये कह सकते हैं आप कर लेंगे एफ बी ए बराबर एफ बी सी। अब ये एफ बी ए आप निकालेगा, एफ बी ए आप निकालेंगे तो इस पे एफ बी ए फोर्स कौन लगा रहा? ये वाला लगा रहा। तो कैसे निकालेंगे? के क्यू इंटू क्यू, डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस एक्स, 2x का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एफ बी सी निकाल लेंगे, एफ बी सी, तो एफ बी सी पे कौन लगा रहा? ये वाला क्यू लगा रहा फोर्स। क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? x है, तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। इस क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल, ऐसे आपका के कैंसिल यहाँ से, तो क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ बचा हमारा क्यू अपॉन में 2 टू जा क्या हो जाएगा? 4, तो 4x स्क्वायर ये हो गया बराबर, यहाँ क्यू बचा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई भैया? क्यू बाई 4। बट ये वाला चार्ज हमारा निगेटिव है ना, तो माइनस क्यू क्या हो जाएगा? तो माइनस क्यू हमारा हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। समझ में बात आई? तो हमारा चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इस क्यू की वैल्यू क्या होगी? माइनस क्यू बाई 4 होगी। तो यहां से देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की एग्जाम सीरीज में आपको बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनका सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की एग्जाम सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन बताए गए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। अब आप लास्ट के ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका रिप्लाई सबसे पहले आता है। ठीक है, आपको कल मिलते हैं नई एग्जाम सीरीज में, जहां आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।